नमस्कार, युवाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम वैसे तो रोज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर के घटनाक्रम की। लेकिन आज 5 राज्यों अर्थात 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, तो हमने ये सोचा है कि आपके अंदर की राजनीतिक जिजीविषा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं नतीजों पर ही। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं तमिलनाडु से। मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जो परिणाम आए हैं वो अब तक के सबसे अप्रत्यक्ष परिणामों में से एक है। आपको बता दूं, तमिलनाडु विधानसभा 2026 के नतीजों में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेन्नी कड़गम, जिसे सरल भाषा में टीवीके कहते हैं, टीवीके ने शानदार चुनावी पदार्पण किया है। आपको बता दें, करीब 1 से 1.5 साल पहले बनी ये पार्टी आज सीधा सत्ता पे काबिज होने की स्थिति में आ गई है। वैसे भी नेता विजय की अपनी जबरदस्त लोकप्रियता है और थलपति वाली छवि इस जीत का आधार बनी, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी उनकी इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ी बात यह है कि विजय ने तमिलनाडु के पारंपरिक द्विध्रुवी अर्थात डीएमके बनाम एआईडीएमके राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि टीवीके की इस जीत की पटकथा में कहीं ना कहीं इन दोनों धड़ों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें, टीवीके ने 234 सदस्य विधानसभा में करीबन 109 सीटों में वो आगे चल रही है और इन्हीं में से कुछ सीटों पर वो अब तक जीत भी दर्ज कर चुकी है। मुख्य विपक्षी दल एआईडीएमके ने 59 सीट यानी कि 59 सीट पर बढ़त बनाई रखी है, लेकिन ये उनका आंकड़ा उनकी वापसी से कहीं दूर लेकर खड़ा कर चुका है। वही बात डीएमके की करें तो इनकी भी स्थिति कुछ विशेष नहीं है। बीजेपी की, जिसने बंगाल और असम में प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसे भी यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। कई जगह पर तो उसकी जमानत भी जब्त हो गई है। टीवीके का बड़ा वोट शेयर अगर हम बात करें तो लगभग 35% रहा है, जो डीएमके के अनुमानित 32% वोट शेयर से अधिक है। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में करीबन 85% मतदान हुआ, जिससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये थलपति विजय के लिए लोगों के प्रति एक रुझान था। पार्टी प्रमुख विजय ने तिरुचिरापल्ली और पेरंबूर से दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीट पर वो आगे चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी जीत भी लगभग निश्चित है। टीवीके ने मुख्यतः 18 से 39 वर्ष के आयु वर्ग के साथ साथ 40 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को, जिनका प्रतिशत लगभग 25 से 30% के बीच है, विशेष समर्थन हासिल किया। पार्टी के रोजगार, शिक्षा, ऋण और महिला सशक्तिकरण के वादों ने शहरी और अर्ध शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया है। सत्ता में रहते हुए डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और लंबित वादों जैसे रोजगार, महिला सुरक्षा को लेकर असंतोष था, जिससे मतदाताओं के अंदर बदलाव की भावना जागी। और एक सबसे बड़ा कारण था एआईडीएमके के पास एक मजबूत नेतृत्व का ना होना, जिसने कहीं ना कहीं थलपति विजय को अपने आप को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है जब 1967 के बाद से कोई गैर डीएमके या एआईडीएमके मुख्यमंत्री बनेगा। टीवीके की यह जीत दशकों पुराने द्रविड़ राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करता है। यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु के मतदाताओं ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आंकड़ा विजय के लिए अभी उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बता दें करीबन 118 का बहुमत चाहिए और विजय के पास अभी जो सीटों की संख्या इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक है वो 109 है। मतलब साफ है, विजय अभी भी बहुमत के आंकड़ा से 9 दूर है। हालांकि उनके पिता के द्वारा कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रण भेज दिया गया है, पर सोचना यह है कि क्या कांग्रेस भी उतनी सीटें जीत पाएगी कि दोनों मिलकर सरकार बना सके। तमिलनाडु के बात करते हैं बंगाल की। वो बंगाल जिसको जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। आपको बता दें, पार्टी के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल जिनका जन्म स्थान है, जिनका गृह राज्य है, वहां भाजपा को जीतने में कई दशकों का समय लग गया। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें, दशकों तक जहां तृणमूल कांग्रेस का एक छत्र राज था,
आज वहां बीजेपी की प्रचंड लहर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल जैसे राज्य में, जहां की राजनीति अपनी खास पहचान के लिए जानी जाती है, वहां बीजेपी ने यह मुकाम कैसे हासिल किया। भाजपा ने 294 सीटों में से 200 सीटों पर लीड बनाए रखी है और इन्हीं में से कुछ सीटों पर वो जीत भी चुकी है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि भाजपा 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में पहली बार सरकार बना रही है। इस जीत के साथ तृणमूल कांग्रेस घटकर 94 सीटों पर सिमट गई है, जो कि यह आंकड़ा धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। इस परिणाम ने ममता बनर्जी की 15 साल की शासन सत्ता को समाप्त कर दिया है। आपको बता दें, राज्य में रिकॉर्ड 92.4% मतदान हुआ था, जो परिवर्तन की व्यापक इच्छा को दर्शाता है। एग्जिट पोल ने भी भाजपा की जीत का अनुमान लगाया था। टूटे चाणक्य के अनुसार भाजपा का वोट शेयर 48% रहा, जबकि टीएमसी का 38%। मतलब ये माना जा रहा है कि भाजपा का 3% वोट शेयर बढ़ा और टीएमसी का पिछले चुनाव की तुलना में 3 से 7% तक वोट कहीं कहीं पर कम भी हुआ। अब बात करते हैं बीजेपी के जीत के मुख्य कारण की। बीजेपी ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए 3,000 रुपए मासिक देने का वादा किया, तो वही टीएमसी 1500 के ही फेर में उलझ गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार महिला मतदाताओं के मन में भाजपा के प्रति प्रेम और बढ़ा और ये आंकड़ा करीबन 5% तक पहुंच गया। भाजपा ने वही सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान देने की बात कही, जिससे टीएमसी से नाराज सरकारी कर्मचारी भी भाजपा की ओर हो गए। भाजपा ने हिंदुत्व और अवैध बांग्लादेशी कार्ड भी खेला, जिससे वहां के हिंदू वोट और बंगाली वोट एकीकृत हो गए। चुनाव से पहले करीबन 90 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिनसे यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी इससे फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिनों में 19 रैलियों को संबोधित किया। मोदी बनाम ममता का सीधा मुकाबला भाजपा के पक्ष में रहा। लेकिन सच कहे तो क्या सिर्फ मोदी का प्रचार ही इतना बड़े जीत का कारण था? इसके पीछे कई कारण भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। भ्रष्टाचार, माफिया राज और ना जाने कई तरह तरह के आरोप लगे जा रहे हैं। ठीक इसके इतर ममता बनर्जी, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी की अध्यक्ष है, उनसे पहले जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी हैं उन पर परिवारवाद होने का आरोप लगता था, पर टीएमसी अभी तक इससे अछूता थी। पर पिछले कुछ सालों से यह देखा जा रहा था कि धीरे धीरे टीएमसी पर ममता बनर्जी का जो परिवार है उसका दखल बढ़ रहा था, जिससे अन्य नेताओं के अंदर एक असुरक्षा की भावना आ रही थी, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी भी है, जिन्होंने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर उन्हें एक बड़ी चुनौती दी थी। हालांकि ममता की वापसी हो गई थी, पर कहीं ना कहीं ये हार उन्हें हमेशा चुभता होगा। आज के परिणामों में भी भवानीपुर, जहां से ममता बनाम शुभेंदु का जो मुकाबला चल रहा है, वहां पर बार बार मतगणना रोकी जा रही है, क्योंकि ना शुभेंदु हार मानना चाहते हैं और ना ही ममता। पर देखना यह होगा कि आखिर में जीत किसकी होती है। पर बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और नंदीग्राम में उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन इस जीत के बाद से भी भाजपा की दिक्कतें कम नहीं हो रही है, क्योंकि भाजपा के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है उसका मुख्यमंत्री का चेहरा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि भाजपा अपने कोर कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री का पद देती है, पर भाजपा के पास अभी कोई वैसा चेहरा नहीं है, इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ममता बनर्जी चुनाव भले भी हारी है, पर आज भी ममता बनर्जी की जड़ें जमीन पर उतनी ही मजबूत है और ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा पर हमेशा हावी रहने की कोशिश करेगी। अब बंगाल से आगे बढ़ते हैं और बंगाल से सटे असम में पहुंचते हैं। असम, हेमंत बिस्वा शर्मा। चुनाव से पहले ना जाने हेमंता और कांग्रेस के बीच कितनी बहस हुई, कितने लड़ाई हुई और ये बात परिवार तक पहुंच गए। 2 परिवार, एक हेमंत बिस्वा शर्मा का परिवार, दूसरा गौरव गंगोई का परिवार। दोनों की तरफ से एक दूसरे की पत्नी पर आरोप लगे। हालांकि दोनों के आरोप कोई सिद्ध नहीं हो सके। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन पर काफी ज्यादा बवाल मच गया, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर क्या कहा, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद से जो आंकड़े बता रहे थे कि एनडीए 100 सीटों के आसपास आएगी, वो उससे ज्यादा दूर भी नहीं
और ठीक उसके आसपास भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक असम में एनडीए के पास 100 सीटें हैं, जिसमें भाजपा अपने दम पर सरकार बना रही है। मतलब भाजपा 90 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें उसके पास करीबन 61 से 65 सीटें आ रही हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड होने तक, जिससे यह तय माना जा रहा है कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार होने वाली है। अगर हम बात करें भाजपा की जीत की, तो इसका सबसे बड़ा कारण जाता है हेमंत बिस्व शर्मा को। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें पूर्वोत्तर का अमित शाह या यूं कहे चाणक्य कहा जाता है, उनके ही कुशल मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं वहां बीजेपी की सरकारें बनी हैं। हालांकि भी कुछ राज्यों में उनकी सरकारें नहीं हैं, फिर भी पूर्वोत्तर का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है भाजपा का, तो वो हेमंत बिस्व शर्मा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस की जो पूरी ऋण है, या यूं कहें उनकी जो नेताओं की जो फहरिस्त है, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया था। आपको बता दें, असम में कांग्रेस के अध्यक्ष, और ये माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो गौरव गंगोई, जो कि तरुण गंगोई के पुत्र हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। उन्हें भी जोरहट की सीट से हार का सामना करना पड़ गया, जहां से वो खुद सांसद हैं। अब हम बात करते हैं उन विशेष कारणों की जिनसे असम में भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने अरुणोदय एक योजना चलाई, जो कि महिलाओं को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दी थी, जिससे कहीं ना कहीं महिलाएं आकर्षित हुई। राजनीतिक रणनीति ध्रुवीकरण, मुख्यमंत्री शर्मा ने चतुराई से हिंदुत्व की राजनीति की और मियां मुसलमानों को स्पष्ट कहा कि हमें आपके वोट नहीं चाहिए। इसके अलावा 2023 के परिसीमन में भी मुस्लिम बाहुल सीटों की संख्या 35 से घटकर 23 रह गई, जिससे भाजपा को सीधा फायदा हुआ है इस चुनाव में। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस के जो मजबूत वोट है, मतलब अहोम समुदाय को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। यह जीत लगातार तीसरी बार भाजपा की सत्ता में वापसी का प्रतीक है। अब असम हो गया, बंगाल हो गया, बात करते हैं केरल की। केरल, जिसका वर्तमान नाम केरलम है, वहां पर कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। बाकी राज्यों में कांग्रेस को कुछ फायदा हो या ना हो, पर केरल में कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। केरल की राजनीति इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लाल किले में सेंध लग चुकी है और हाथ का साथ पाकर यूडीएफ सत्ता की सिंहासन पर मजबूती से बढ़ रहा है। शुरुआती रुझानों में जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अनुसार केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा में समीकरण कुछ इस तरह है कि यूडीएफ के पास करीबन 95 से 102 सीटें हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 71 से ज्यादा हैं। एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास 37 से 42 सीटें हैं, और वहीं एनडीए के पास 1 से 2 सीटें हैं। तो यह तय माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की, या यूं कहें यूडीएफ की, केरल में वापसी संभव है। अब हम उन कारणों को समझते हैं जो सबसे बड़े मेजर इफेक्ट किए हैं यूडीएफ की सत्ता में वापसी का। सबसे पहले तो यह है कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन सरकार के 10 साल के शासनकाल में मतदाताओं को बदलाव की तीव्र इच्छा देखी गई थी। पिनरई विजयन की भी उम्र हो चुकी है और उनके बाद पार्टी में कोई उस योग्य का नेता भी नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को लगता है कि हमें नए नेतृत्व की ओर शिफ्ट होना चाहिए। बेरोजगारी और युवाओं का पलायन भी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको यूडीएफ ने भुनने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले कार्यकाल में लगे विभिन्न आरोप और भाई भतीजावाद के दावों ने एलडीएफ की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को मिला। पारंपरिक रूप से यूडीएफ का आधार माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने भी इस बार एकजुट होकर मतदान किया। इसका नुकसान सीधे तौर पर एलडीएफ को हुआ। मध्य केरल में ईसाई वोट बैंक की यूडीएफ में वापसी हुई, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो कुल मिलाकर हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कैसे सरकार बनी और सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी। हमने उन सबको भी जानने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव शर्मा लेता हूं आपसे इजाजत। शुभ रात्रि।